नमस्कार। भारतीय बाजारों ने आज दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, जिसमें शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। शेयर मार्केट को पूरी तरह से जो करवट देखने को मिली वो वक्त था लगभग 2000 साल से लेकर 2015 तक, और इन सालों में कई सारे नए बदलाव, नवाचार हुए, इनोवेशंस हुए, और इन सभी इनोवेशंस के पीछे जो नाम था वो था आशीष चौहान जी। आशीष चौहान जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत। आपके ये जो सारे अनुभव है, जिस प्रकार के आपने बदलाव किए, उनको लेकर हाल ही में एक किताब प्रकाशित हुई है, स्थित प्रज्ञ, जो कि मराठी में अनुवादित हुई है। सर, आपने जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कार्यभार स्वीकारा, तब जो स्थिति थी, बोर्ड पर हम काम कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हम दुनिया से पिछड़ रहे हैं। आपको तब किस मकाम पर ऐसा लगा कि हमें बदलाव की ज़रूरत है और इनोवेटिव कुछ करने की ज़रूरत है? उससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं। जब ही हर्षद मेहता का कांड हुआ 91 में, तो उस समय मैंने IDBI में नौकरी करता था, मैं एज अ बैंकर। और IDBI उस समय भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था थी, और एग्जिम बैंक और सिडबी और सेबी जैसी कई संस्थाओं की स्थापक भी थी। तो जब हर्षद मेहता का कांड निकल के आया, उस समय भारत सरकार ने एक कमेटी की घटना की, उसका नाम था फेरवानी कमेटी। तो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया कि भाई एक मॉडल एक्सचेंज बनानी चाहिए, और वो एकदम आधुनिक तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से बननी चाहिए, और जिसमें ब्रोकर्स का कोई से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर्स जो थे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बाकी कई एक्सचेंजेस थे, उस समय 22 एक्सचेंज थे, उसको चलाते थे, और ब्रोकर का एक कोऑपरेटिव तरीके ही चलता था, उनका एक क्लब तरीके से चलता था। तो सरकार की जो फिरवानी कमेटी थी, उसने कहा कि भाई आप उसको अलग तरीके से कॉरपोरेट के रूप में बनाइए। तो उस हिसाब से IDBI को सरकार ने कहा कि आप ये एक्सचेंज को बनाइए, NSE। तो उस समय मैं IDBI में काम करता था, तो 5 लोगों का एक टीम बनाया गया, जिसमें मैं भी शामिल था। और उसी की वजह से मुझे जो ऑटोमेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, उसमें काम करने का मौका मिला। पहली बार विश्व में जो ऑर्डर ड्रिवन एक्सचेंज होती है, ऑटोमेटेड ऑर्डर सिस्टम, जो आज पूरे विश्व में प्रचलित है, उस समय नहीं थी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, लंदन, जापान, सभी फ्लोर बेस्ड होते थे, और नास्डैक फोन बेस्ड होता था। आपको ट्रेड करना होता था तो फोन पे करना पड़ता था। तो जब NSE का जो उद्भव हुआ, पूरा हमने सैटेलाइट टेलीकॉम वगैरह, जिसकी अगेन डिज़ाइन वगैरह मैंने करी थी। मैं अकेला ही इंजीनियर था, 5 लोगों की टीम में, अकेला ही यंगेस्ट भी था, और अकेला गुजराती था। तो गुजरात की जो गुजराती भाषा है, उस समय कई स्टॉक एक्सचेंजेस में उस पर ही नोटिस निकलती थी, क्योंकि गुजराती से उससे ज़्यादा जुड़े हुए थे उस समय। तो ये सभी में मुझे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाने में, या सैटेलाइट टेलीकॉम लाने में, या निफ्टी इंडेक्स की मैंने रचना की, या डेरिवेटिव्स जिसको कहते हैं, उसका भी पूरा जो ओरिजिनल थिंकिंग और जितना भी कायदा वगैरह चेंज हुआ, रेगुलेशंस बनाए गए, इवन इक्विटीज ट्रेडिंग थ्रू स्क्रीन्स, वो सभी मैंने ही लिखे थे। तो उस समय मैं 24 साल का था जब 1992 में मुझे ये मौका मिला, और उसके बाद 2000 की साल तक मैंने वो चलाया, जो इक्विटीज़ और डेरिवेटिव्स मार्केट NSE का। और 2000 की साल में फिर मैंने खुद ही का शुरू किया काम। 2009 तक फिर वो काम जो था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई-कॉमर्स जिसको कहते हैं, बट वो अपने समय से थोड़ा पहले था 2000 की साल में। और जो मेरे फंडर थे, रिलायंस ग्रुप, उन्होंने बाद में 2001 में मुझे फंडिंग बंद किया कि भाई ये अब नहीं चलेगा, तो बट आप हमारे वहाँ टेलीकॉम एरिया में काम कर सकते हो। तो फिर मैंने उनके साथ टेलीकॉम में काम किया, और उनके जो IT का हेड बना टेलीकॉम का। उसके बाद पूरे ग्रुप के IT का हेड बना। क्रिकेट टीम मुंबई इंडियन भी मैंने शुरू करी, और थोड़े IPOs वगैरह किए, पब्लिक रिलेशंस उनके लिए किया। और फिर 2009 की साल में मेरी पत्नी की ओनरशिप की एक कंपनी थी जो स्टॉक ब्रोकर्स को सॉफ्टवेयर देती थी, तो उसको BSE ने हस्तगत किया, और उसमें उन्होंने कंडीशन रखी कि भाई मैं उनके साथ मिनिमम 1 साल काम करूं, क्योंकि एक मेरा रेपुटेशन था कि मैंने डेरिवेटिव्स और स्टॉक मार्केट का ऑटोमेशन किया, तो इसलिए मैं उनके थोड़ा काम में आऊँगा। तो इसलिए मैंने 2009 की साल में एक तरह से रिटायरमेंट फंडिंग मिल रहा था, तो वहाँ पे गया था। और फिर
वहाँ मैं 13 साल रहा, 3 साल डेप्यूटी सीईओ और 10 साल सीईओ। पर वहाँ से मैं जब रिटायर होता 2022 में, तो फिर एनएससी में सीईओ की ज़रूरत पड़ी थी, तो वहाँ पर मेरा चयन हुआ। मैं ज़रूर सर, मुंबई इंडियंस एक अलग लीग थी कम्प्लीटली। आप आईटी में काम कर रहे थे, आर्थिक विश्व में काम कर रहे थे, और अब खेल की दुनिया में, और आप सीईओ थे। तो ये मौका कैसे मिला, और क्या एक चैलेंज के तौर पर आपने लिया था? किस प्रकार से आपने सोचा कि इसे हम हेड कर सकते हैं? नहीं, इस तरह से हुआ कि रिलायंस ग्रुप ने मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम लिया हुआ था, और उसमें क्योंकि मैं आईटी का भी हेड था और मीडिया का भी हेड था, तो जो मालक है उनको पता था कि इनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं मुंबई में बहुत क्रिकेट खेलता था, सी डिवीज़न में, डी डिवीज़न में, अच्छा। टाइम शील्ड में। तो उनको पता था कि ये क्रिकेट काफ़ी खेलता भी है और इंटरेस्टेड है व्यक्ति है। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको ये क्रिकेट टीम चलाना कैसा रहेगा, और उस समय आईटी का तो हेड कर ही रहा था और पब्लिक रिलेशंस का भी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगा। तो लेकिन उस समय जो करीब 3-4 दिन ही बचे थे पहले मैच के, और उसमें क्रिकेट के जो टिकट्स बेचने चाहिए पूरे स्टेडियम भरने के लिए, वो हमने बेचे नहीं थे। तो इसलिए उनको लगा कि ये जो है ये व्यक्ति कर पाएगा, क्योंकि वो हम 10 साल से जुड़ा हुआ है और उसको पता है कि कैसे सॉल्यूशन लाते हैं। तो एक तरह से मेरा रेपुटेशन था कि ये सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए पहला जो कार्यक्रम था वो यही था कि पहले दिन का क्रिकेट टीम का आप क्रिकेट टिकट बेच दो। तो जब 3 दिन में मैंने सभी टिकट बांट दिए और लोग आए भी, लेकिन जब हम मिस्टर अंबानी, मिसेस अंबानी और मैं तीनों जब अंदर स्टेडियम में गए, तो सुनील गावस्कर स्टैंड है वानखेड़े में, जी। वो स्टैंड और उसके बगल वाला स्टैंड दोनों खाली थे, क्योंकि वो एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट उसकी टिकट थी। तो उन्होंने बांटे नहीं थे, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही दिए थे उनको। तो फिर मैडम ने कहा कि भाई आप इसको भी भर लो। तो मैंने मुझे पता नहीं था कि टिकट्स कहाँ पे होंगी, एमसीए को दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने टिकट विंडो में ही रखे हुए थे। तो मैंने टिकट लेके रोड पे थोड़े उछाले, तो वहाँ पर चर्च गेट के नज़दीक में वानखेड़े स्टेडियम है, तो लोग बड़े खड़े रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो फ्री का टिकट है, तो लेके फिर वो चले गए। और मुझे उस समय पुलिस को लगा कि मैं थोड़ा अराजकता फैला रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पुलिस वैन में भी बिठा दिया। फिर मेरे लोगों ने आके छुड़वाया कि ये तो साहब है। उन्होंने कहा नहीं, साहब तो अंबानी साहब है, ये तो नहीं है। बट उन्होंने कहा नहीं, यही आजकल क्रिकेट टीम का संचालन करते हैं। तो उस हिसाब से फिर मुझे छुड़वाया, लेकिन वो पूरा स्टेडियम भर गया। तो उसके बाद उनको भी कॉन्फिडेंस आया कि भाई ये जो व्यक्ति है वो अच्छे से व्यवस्था का काम करता है, क्योंकि क्रिकेट जब मैच ऑर्गेनाइज करनी होती है तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उस समय जो वानखेड़े स्टेडियम भी एक्चुअली तोड़ रहे थे 2008, क्योंकि 2011 में वर्ल्ड कप बनाना था। तो 2008 में उसको आधा तोड़ा हुआ था। तो वो सब व्यवस्था करनी, अंदर जाना, टेररिस्ट का बहुत भय रहता था, उसके लिए व्यवस्था करना, टॉयलेट साफ करवाने, बाकी जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती है वो 90% काम है। क्रिकेटर को एक्चुअली वो खेलते हैं, हम तो खेलते नहीं है, हमको उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो व्यवस्था के लिए जो उनको लगा कि ये व्यक्ति अच्छा काम करता है और ध्यान देकर के हर चीज़ का ख्याल रखता है, तो इसलिए फिर उन्होंने दूसरे साल भी कहा भाई आप ही चला लो, क्योंकि वो 35 दिन का 40 दिन का कार्यक्रम रहता है। उसके बाद तो आपको नॉर्मल जॉब करनी पड़ती है। लेकिन फिर दूसरे साल हम साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर भी कई सारे अच्छे अनुभव हुए। और फिर तीसरे साल जो मैंने कहा 2009 की साल में जो कंपनी थी वो वहाँ बीएससी में चली गई, तो इसलिए मुझे बीएससी जाना पड़ा था। सर, मुख्य तौर पर बीएससी में भी हमने आपको नज़दीक से देखा, कई सारे नए इनोवेशन जो है वो आपके वक्त में वहाँ होते नजर आए। इस पूरी यात्रा में जब तक आप एनएससी पहुँचे, इस यात्रा में कुछ गलतियाँ भी हुई जो कि आप जिसका उल्लेख करते हैं अपनी किताब में, तो इन गलतियों से सीखने को भी मिलता है। तो ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको लगा कि ये गलत हो गया मेरे हाथ से, पर ये सबसे बड़ी सीख रही, ऐसा कोई अनुभव? नहीं, बहुत सारे अनुभव। देखिए, जब काम करते हो तो गलतियां तो करते ही हो। जो आदमी गलती नहीं करता उसका मतलब उसने काम नहीं किया, जी, है ना। और गलतियों से सीखना भी चाहिए, और ऐसा नहीं कि गलती आपको हरदम निराश करती है। जी, गलतियां ऐसी भी होती है जिसमें आपको सक्सेस भी मिलती है। कई बार जैसे हमने एक प्रोटोकॉल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जब मैं डिज़ाइन कर रहा था एनएससी के लिए, तो उस समय का जो प्रोटोकॉल चलता था
उसको X.25 नाम था उसका, डिटर्मिनिस्टिक प्रोटोकॉल था, जो टेक्निकल लोग हैं समझ पाएंगे। और उस समय नया एक प्रोटोकॉल उभर के आ रहा था TCP/IP नाम का। तो हमने पुराने जो प्रोटोकॉल है उस पर जाने के लिए वो जो टेक्नोलॉजी को चुना वो पुराना प्रोटोकॉल पे थी, लेकिन जो हमने इम्प्लीमेंट किया बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो जो प्रोटोकॉल था वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। और TCP/IP का जो प्रोटोकॉल था वो इंटरनेट को चलाने लगा, तो पूरे वर्ल्ड में आज TCP/IP से ही ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जो हमने सिलेक्शन किया था वो गलत था, लेकिन सक्सेस तो मिला क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट अच्छा किया था। तो कई चीज़ों में गलती आप करते भी हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो और उसमें सक्सेस भी मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिसीजन सही था, इसका मतलब यही है कि आपने अच्छे से उसको संभाल लिया। और ऐसी कई चीज़ें होती है कि थोड़ा सा आप जब काम करते हो तो पता चलता है कि ये ऐसे करता तो बेहतर हो जाता, तो वो भी एक गलती ही है, लेकिन आप उसको उतना मानते गलती नहीं हो कि उससे आपको कोई खास नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं गलती नहीं था। तो ऐसी जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ गलतियां हम करते ही रहते हैं और उससे सीखना भी चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए। डेरिवेटिव जो है, जिस वक्त में बहुत उसका संचालन नहीं था, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, उस वक्त आपने क्यों सोचा कि इस सेक्टर को जो है डेवलप करना चाहिए? एक तरह से 94 में हमने नवंबर 3 94 दिवाली के दिन NSE का इक्विटी मार्केट शुरू किया और अक्टूबर 95 तक 11 महीने के अंदर NSE बिकेम लार्जर देन BSE। NSE BSE से बड़ा हो गया, तो लगा कि अब हम एक अच्छा मकाम पर पहुंचे हैं तो कोई नया चीज़ करना चाहिए। जो पहले एक बदला सिस्टम हुआ करती थी स्टॉक मार्केट में, जो एक तरह से प्लानिंग या डेरिवेटिव्स का काम करती थी, तो लेकिन सरकार को लग रहा था कि उसी की वजह से कई सारे इश्यूज हर्षद मेहता के समय और उसके पहले भी 100 साल तक मार्केट चला था, तो बहुत सारे इश्यूज उसी की वजह से हुए थे। तो उनको लगा कि ये दोनों को अलग कर देना चाहिए और विश्व में नई जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है वो डेरिवेटिव्स की आई है। तो उसी समय जब ये चर्चा चली रही थी तो एक निक लिसन नाम की एक ट्रेडर था यूके का, लेकिन वो सिंगापुर में रहता, उसने बेरिंग्स बैंक करके एक वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट बैंक थी, यूके की बैंक थी, उसको सिंगापुर में निक्के 225 नाम का एक इंडेक्स है, उसके ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स करके उसको इतने लॉस में ला दिया कि वो पूरी बैंक ही बंद हो गई। तो उस समय बहुत चर्चा थी कि भाई ये डेरिवेटिव्स खतरनाक होते हैं, उसमें काम करना नहीं चाहिए। तो भी मेरे जो बॉसेस थे और जो हमारी सेबी है रेगुलेटर, उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं तो हमें इसको अलग करना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स पे हमें काम करना चाहिए। तो उस समय मैं इक्विटीज मार्केट चला रहा था और मुझे कहा कि आप डेरिवेटिव्स मार्केट पे भी काम करिए, तो इसलिए मैंने उस पर काम शुरू किया। और आज भी हालांकि विश्व में हम काफ़ी स्टॉक मार्केट में हमारा जो ट्रेडिंग है विश्व में दूसरा नंबर है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के बाद, और ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो संपत्ति जो स्टॉक मार्केट दर्शाता है उसमें हमारा चौथा नंबर है विश्व में, अमेरिका, चाइना और जापान के बाद। तो हम ऑलरेडी बड़ी महासत्ता स्टॉक मार्केट में भी बन चुके हैं, उसकी ट्रेडिंग में भी बन चुके हैं, दूसरा नंबर कोई कम नहीं होता। लेकिन जो डेरिवेटिव्स में एक असमंजस ये इसलिए पैदा हुई कि हम जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डेरिवेटिव्स में कैलकुलेट होता है, लेकिन जैसे आपने तरबूज 10 किलो का होता है और एक द्राक्ष होती है 10 ग्राम की, तो हम ज़्यादा द्राक्ष बेचते हैं तो हम, लेकिन नंबर ऑफ द्राक्ष ज़्यादा बेचते हैं तो हमें लग रहा है हम बहुत काम कर रहे हैं। तो इसी की वजह से हम एक असमंजस में जो वर्ल्ड के रैंकिंग आते हैं उसमें NSE का नाम नंबर 1 डेरिवेटिव्स में आता है क्योंकि हम द्राक्ष बेच रहे हैं, हम छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग करते हैं, जबकि अमेरिका में हमसे 70-80 गुना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम ट्रेड होता है। तो अमेरिका का जैसे स्टॉक ऑप्शंस का मार्केट लें तो उसमें लिटरली महीने में $1 ट्रिलियन का प्रीमियम ट्रेडिंग होता है। इंडिया में टोटल मिला के 120-140 बिलियन डॉलर का करीब 1/7 या 1/8 होता है। फिर भी हम चूंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं तो हमारा नंबर ज़्यादा दिखता है, तो उसकी वजह से एक असमंजस पैदा हुई है। तो हम उसके बारे में काफ़ी सुनते भी आए और स्वाभाविक है कि स्पेक्यूलेशन या जो सट्टेबाजी जो होती है कम करनी चाहिए निवेशकों को, तो उसकी वजह से हमने आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बढ़ा दी जिससे छोटे निवेशक उसमें ट्रेडिंग करने नहीं आए और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश स्टॉक मार्केट के जरिए कंपनियों में करें, नहीं कि डेरिवेटिव्स में। जी सर, इसी मुद्दे को लेकर क्योंकि आपने BSE हो या NSE का जब भी प्रमुख के तौर पर आप काम कर रहे हैं,
आपने ऐसे वर्ग को मार्केट के साथ जोड़ा जो कि मार्केट के साथ नहीं था, एक केवल कुछ एक वर्ग था, एक समाज था जो मार्केट के साथ ट्रेड करते नजर आ रहा था, पर नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़े, आम जनता मार्केट के साथ जुड़ी, तो उसके पीछे क्या विचार था? क्योंकि आज देश में अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट महाराष्ट्र में है, तो आम लोगों को मार्केट के साथ जोड़ने के पीछे की कल्पना क्या थी? नहीं, एक स्टॉक मार्केट की एक परिकल्पना है कि जो सेवर्स होते हैं, जो हाउस होल्ड सेव करते हैं और इंडस्ट्रीज को पैसे चाहिए, तो उसको दो जरिए मिलता है। एक बैंकों के जरिए, जब हम अपने पैसे बैंक में जमा करवाते हैं फिक्स डिपॉजिट में या सेविंग में, तो बैंक इंडस्ट्री को पैसा देती है, या तो स्टॉक मार्केट के जरिए। तो स्टॉक मार्केट को जो एक तरह से डिसइंटरमीडिएशन कहते हैं और बैंकिंग को इंटरमीडिएशन कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट के जरिए कैसे हमारे उद्योजक को पैसे जुटाया जाए और हमारे जो सेवर्स हैं उनको भी अच्छा रिटर्न मिले, वो एक परिकल्पना हर समाज में होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का वही थियरी है। लेकिन हम जब 1992 में एनएसई पे शुरू किए काम, तो भारत में 10 लाख से कम लोग निवेश करते थे। आज करीब ऑलमोस्ट 11.6 करोड़ निवेशक आज भारत में ट्रेड करते हैं। उसमें हमने डिपॉजिटरी की भी रचना की, एनएसडीएल की, उसमें भी मैंने थोड़ा काम किया, क्लियरिंग हाउस की भी रचना की। तो ये सब जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उसमें सभी में मैंने काम किया, उसके रचना में, उसके आइडियाज़ वगैरह में। लेकिन ये सब का एक ही मतलब था कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेविंग्स के लिए जुड़े, निवेश के लिए जुड़े, और हमारे उद्योजक जो है वो जॉब्स क्रिएट करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटा के दे, जिससे संपत्ति भी बढ़ेगी। और उस समय भारत की टोटल स्टॉक मार्केट की जो संपत्ति थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको कहते हैं, करीब 3.7 लाख करोड़ थी। आज करीब 460 लाख करोड़ है। तो आपने मैंने 120-125 गुना अधिक हो गया। तो जो हमने सोचा था उस समय कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां बनती है तो वो भी निवेश करेंगे। तो वो जो परिकल्पना थी वो आज साकार हुई। तो इसलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूं कि भारत को उन्होंने इस मकाम पर हमको लेके आए और उसमें एनएसई एक निमित्त बना, वो बहुत अच्छी बात है। जी, मुख्य तौर पर आपने जिस प्रकार के इनोवेशंस किए उसमें आज जब हम आने वाले दिनों के ट्रेडिंग को देखते हैं तो एक एंजल फंडिंग जो है अब मार्केट के जरिए कैसे हो सकती है, उस पर भी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और उसमें भी हो रहा है। तो स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम जो बन रही है उसे आप कैसे देखते हैं और मार्केट ज़्यादा आसानी से उन तक कैसे पहुंच पाएंगे? नहीं, जैसे एंजल फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटल फंडिंग होती है, प्राइवेट इक्विटी होती है, वो एक तरह से बहुत कम लोगों को पैसा जुटा पाती है। और स्टॉक मार्केट में अभी आप 11.6 करोड़ निवेशक है, तो उसमें से इवन 1000-2000 लोग भी आपकी कंपनी में निवेश करते हैं, तो आपके जो छोटे पैसे चाहिए वो मिल जाता है। तो उसी की वजह से हमने एक एसएमई मार्केट की रचना की जिसका नाम एनएसई इमर्ज है, जिसमें आज करीब 600 से अधिक कंपनियां लिस्टेड है। एवरेज वो लोग 8-10 करोड़ रुपया जुटाते हैं और उनका आज टोटल 600 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ के करीब 3 से 4 लाख करोड़ हो गया है। तो ये जितने भी एंजल या वो जो आप सोचते हो उससे कई गुना ज़्यादा स्टॉक मार्केट्स के जरिए भी छोटी कंपनियों को आज पैसे मिल रहे हैं और उनकी वजह से कई कंपनियां अपना जो कारोबार है उसको बढ़ा भी रही है। इस प्रकार से छोटी छोटी कंपनियां बड़ी होती नजर आ रही है। एक अनुभव जानना चाहूंगा कि आप एक छोटे से परिवार से आते हैं और उस परिवार में आपने स्ट्रगल देखा है, जमीन देखी है और वहां से लेकर एक सबसे ऊंचे पद तक का ये जो यात्रा है उसमें परिवार और माता पिता इन दोनों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया रही जब आप इन सीढ़ियों को चढ़ रहे थे? एक तरह से बचपन पे लगा कि भाई मैं थोड़ा धार्मिक था तो एक तरह से साधु बन जाएगा, ऐसा घर में एक माहौल था। और रिलीजियस घर है तो स्वाभाविक है कि उसको कोई चिंता भी नहीं थी कि साधु बनेगा तो अच्छा ही समाज का काम करेगा, तो अच्छी बात है। तो उस बहाने चल रहा था जीवन बचपन से। और बाद में जब आईआईटी में प्रवेश मिला, आईआईएम में प्रवेश मिला, जब नौकरी करे तो दोनों माता पिता मेरे सरकारी नौकरी में थे और उनको यही था कि भाई सरकार की नौकरी करनी चाहिए और हम बिजनेस में थे नहीं। लेकिन जब मैंने 2000 की साल में जब एनएससी बनाया तब तो ऐसा ही था कि पीएसयू
आईडीबीआई में से गए तो सरकार की नौकरी कर रहे हैं। तो जब मैंने खुद का शुरू करने का सोचा बिजनेस, तब पिताजी ने कहा कि भाई आप अच्छा सरकार का नौकरी छोड़ के आप प्राइवेट सेक्टर में खुद का शुरू करने जा रहे हो, हमारे जीवन में किसी ने बिजनेस किया नहीं, आप कैसे करोगे? तो मैंने कहा डिसाइड किया तो देख लेंगे, आगे जाके जो भी होगा भुगतेंगे। लेकिन ये जो आपने कहा, जो माता पिता ने, परिवार ने, जो संयुक्त कुटुंब में रहते थे, एक एक रूम में 10-10 जन भी रहते थे जब मैं छोटा था, तो संघर्ष बहुत किया है, बहुत देखा भी है। और इसलिए लगता है कि जो देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निवेश का भी लाभ मिले, और जो भी उद्योजक, जब हम छोटे थे तो उद्योग खुद का बनाने की कोई कल्पना बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि पैसे थे नहीं, और बिजनेस बनाने में भी अधिक पैसे चाहिए होते थे। तो आज बिजनेस बनाने में कम पैसे चाहिए, और कई रोल मॉडल्स खड़े हुए जो कहीं बैकग्राउंड नहीं था जिनका बिजनेस का, वो भी बड़े बने हैं। तो आज के बच्चे सोच सकते हैं कि वो भी उद्योजक बन सकते हैं। उसके लिए मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ, उनके पैसे जुटा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उसके लिए मैं कोशिश करते रहता हूँ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।